क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू किस तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के होते हैं, मस्कुलर टिश्यू किस तरह के होते हैं, नर्वस टिश्यू किस तरह के होते हैं। कुछ बच्चों ने जो है कमेंट किया, उन्होंने बोला कि सर हम एनिमल टिश्यू आपने हमको पढ़ाया, उसके बाद भी हमको जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू हैं जो हमसे नहीं बन रहे हैं। एक्चुअली बेटा क्या है, आपकी एमसीक्यू बुक में उन्होंने क्या कर रखा है कि फिजियोलॉजी वाला हिस्सा है वो भी उन्होंने उसमें जोड़ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप मस्कुलर टिश्यू के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन वाले काफी सारे क्वेश्चन वहां पर देखने मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, तो उन क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अभी आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें मस्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, जिनमें नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, लेकिन नर्व फिजियोलॉजी को पढ़ना भी बाकी है। ठीक है ना, क्लियर? तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एपिथेलियल के आपको बन जाएंगे, आपको कनेक्टिव टिश्यू के अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन उसमें भी जो ब्लड के डिटेल्ड क्वेश्चन है उनको हम आगे कहां पढ़ेंगे, सर्कुलेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, तो चूंकि हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा अलग अलग चैप्टर के अंदर, इसलिए एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिखा है कि इसको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग चलना है हमें। एमसीक्यू बुक में चूंकि क्वेश्चन खिचड़ी होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो यदि आपको इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज फॉलो डीपीपी के, डीपीपी को फॉलो कीजिए। डीपीपी में हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमने पढ़ाया है और जो लेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो भरोसा रखिए बेटा 100% पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल एनसीईआरटी के एज पर एनसीईआरटी है। ठीक है, और जो एमसीक्यू बुक है वो अलग प्रकार से थोड़ा लिखा गया है। थोड़ा सा फर्क है बेटा चीजों का, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर के पढ़ाने के बाद नहीं बन रहा है। ठीक है, बनेगा। ठीक है, अभी वो हिस्से कवर करना बाकी है। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मस्कुलर फिजियोलॉजी को, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को, सबको हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, अब जब हम बेसिक फंडामेंटल टिश्यूज को समझ चुके थे उसके बाद हम बात कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर के। तो पहला एनिमल जो हमारे सामने आया समझने के लिए वो था अर्थवर्म। तो पिछली क्लास हमने थोड़ी छोटी ली थी हमने, और अर्थवर्म के ऊपर हमने केवल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था हमने। ठीक है बेटा, है ना। तो एक बात पक्की है कि हम इतना समझ गए बेटा कि हमें यदि हम अर्थवर्म को देखें तो हमें मालूम है कि अर्थवर्म जो है वो एनिलिडा के मेंबर होते हैं। क्या? अच्छा, एक बात बताओ कि मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, उसके आंसर आपको करना पड़ेगा। कि आप जो अर्थवर्म की तस्वीर देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर अर्थवर्म का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये उसका डॉर्सल सरफेस है या वेंट्रल सरफेस है? ये डॉर्सल है या वेंट्रल है? के लॉजिकल आंसर देना मेरे को, क्या पढ़ाया हुआ है मैंने खुद के। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस की तस्वीर है या वेंट्रल सरफेस की तस्वीर है? आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक फंडा पहचानिए इसका, बताया हुआ था मैंने आपको। ठीक है ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, अब आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ मैंने के। चलिए, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर करना है आपको के, तो मैं एक काम करता हूं, इसको बोलता हूं मैं इमेज नंबर 1, ताकि आपको आंसर देने में आसान है। इमेज नंबर 1, ठीक है, ये इमेज नंबर 1 है। आपको ए, बी और सी का लेवलिंग मेरे को बताना है। प्लीज डोंट किताब खोल के, एनसीईआरटी खोल के जो है देख के आंसर किया ना तो वहीं थप्पड़ मारूंगा एक। ठीक है, तो प्लीज डोंट ओपन योर बुक। बेईमानी नहीं, नो बेईमानी, नो चीटिंग के। तो अभी ए, बी और सी बताइए कि ये क्या है। ठीक है, सोचिए, रिकॉल कीजिए, लेक्चर में पढ़ाया उनके। तो ए, बी, सी का लेवलिंग इमेज 1 का आप बताइए। दूसरा इमेज है ये इमेज 2, दिस इज इमेज 2। ठीक है, इमेज 2 में ए, बी और सी क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे, है ना बेटा। कमेंट में लिख भेजिए फटाफट फटाफट फटाफट। जो चीटिंग करेगा उसको पाप पड़ेगा। ठीक है, चीटिंग नहीं करना। तो ए, बी, सी क्या है? ठीक, चलिए
अब आज क्या बात करेंगे बेटा हम के, तो देखो हमारे सामने जो है हमने देखा, अब देखो एक फटाफट इसको आगे बढ़ा देते ताकि आप लेवलिंग इसको देख के ना कर लेना, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अर्थ फॉर्म दिखाई पड़ा, अर्थ फॉर्म में हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये सिटी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सिटी कहते हैं बेटा, है ना, ठीक है। दीज आर दी सिटी, उभार होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। फिर अर्थवर्म का दिया हम जो है वो एक स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, तो हम क्या देख रहे हैं, अर्थवर्म का दिया हम क्रॉस सेक्शन, अर्थवर्म का दिया हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो हमें अलग अलग लेयर, हमें बाहर क्या दिखाई पड़ रहा है, सबसे बाहर हमको जो है वो एपिडर्मिस दिखाई पड़ रहा है, हमें के एपिडर्मिस से निकलते हैं हमको एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल लेयर दिखाई पड़ रही है, सिटी दिखाई पड़ रहा है के। फिर हम क्या देख रहे हैं, अंदर इसको हमको जो है वो अंदर जो है वो इंटेस्टाइन दिखाई पड़ रही है, डॉर्सल ब्लड वेसल दिखाई पड़ रही है के। और एक इसका मतलब ये है कि पिछली क्लास में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म को अच्छे से पढ़ चुके थे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। अब बोलोगे क्या ये सिलेबस में है, क्या ये पूछते हैं, तो ये भयंकर क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर के, याद रखना इसमें आपको एक भी लाइन एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़नी है, मैं कह रहा हूं मतलब कह रहा हूं कि इस चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन हमको नहीं पढ़नी है, बस एनसीईआरटी पर ही हमको फोकस अपना बनाए रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं ये, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए इसके स्किन के ऊपर बात करेंगे हम, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी बॉडी वॉल को हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए सेल सिक्रेटिंग म्यूकस विच मोस्ट इन द स्किन के। याद रखिएगा जो अर्थवर्म होता है उसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई अलग से डिवाइसेस नहीं होती है, वो अपनी जनरल सरफेस है स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है, इसलिए इसकी स्किन नम होती है, इसलिए नमी वाले स्थानों पर वो पाया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं हम ये एपिडर्मल सेल्स दिखाई पड़ रही है हमको, ये नर्व्स दिखाई पड़ रही है इसमें हमको, ठीक है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म के। क्लियर कर दूं, लोगो ध्यान से देखिए कि ये जो लोगो है इसको ध्यान से देखिए आप कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सुन के एनसीईआरटी 19-20 के 2019-20 के न्यू एनसीईआरटी में यूज कर रहा हूं, इसलिए कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट, कुछ नहीं, क्या क्लियर, ठीक है। और याद रखिएगा ये नोज टिप, हेयर टिप, ईयर टिप ये एनसीईआरटी नहीं होता है, एनसीईआरटी एक्चुअल एनसीईआरटी होता है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल बुक है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। चलिए, तो यदि हम अर्थवर्म की बात करें तो हमने कहा द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल के। याद रखिएगा अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल होती है दैट इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल के। याद रखिए मतलब यह है कि अर्थवर्म में स्किन से बाहर, एपिडर्मिस के बाहर हमको एक पतली थिन नॉन सेलुलर जो क्यूटिकल है, जो अर्थवर्म की क्यूटिकल है वो कोशिकाओं से, सेल से नहीं बनी होती है, ठीक है। इट्स ए काइंड ऑफ सिक्रेशन जो ड्राइड अप हो चुका होता है उससे बना होता है, एक स्त्रावण सिक्रेशन जो ड्राइड अप हो चुका होता है उससे बना होता है, तो एक थिन नॉन सेलुलर लेयर होती है। तो क्या लिखा है, द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल, ठीक है। बिलो द क्यूटिकल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि अर्थवर्म की बॉडी में सबसे बाहर एक क्यूटिकल परत होगी जो सेल से नहीं बनी होती है, ड्राइड अप सिक्रेशन होते हैं, सूखे हुए स्त्रावण से सिक्रेशन से बनी होती है, ठीक है। उसके नीचे होता है एपिडर्मिस के। बिलो एपिडर्मिस टू मसल लेयर्स सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट के, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे मस्कुलर लेयर होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर हमको देखने मिलती है के। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनर मोस्ट होती है सिलोमिक एपिथेलियम होती है के। इसका मतलब ये कि यदि हम इसके हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं और हम जो है अर्थवर्म की बॉडी वॉल को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला ये हो गया क्यूटिकल, हमने कहा सबसे पहले हो गया ये क्यूटिकल, दिस इज द क्यूटिकल के। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हमने कहा इसके बाद हो गया ये एपिडर्मिस के, समझने के लिए बना रहे हैं ठीक है ना, एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया ये मस्कुलर लेयर, ठीक है। ठीक है, हमने कहा ये हो गई मस्कुलर लेयर के, मस्कुलर लेयर में की लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल शामिल होंगी के। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो गया है ये इनरमोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम, सीलोमिक एपिथेलियम, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे हमको चारों परतें सीक्वेंस में होना चाहिए, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलर एंड देन द सीलोमिक एपिथेलियम इज द इनरमोस्ट लेयर के। आउटर मोस्ट इज क्यूटिकल, इनर मोस्ट इज द सीलोमिक एपिथेलियम, क्लियर, ठीक। फिर क्या लिखा है,
द एपिडर्मिस इज मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। क्या ठीक, तो मैंने क्या बोला, जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है, इसके इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जनरली हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि एपिडर्मिस स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, हमने पढ़ा है कि जनरली हमें मालूम है कि स्किन लेयर जो होती है, एपिडर्मिस होती है, वो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी होती है। बट हियर इन अर्थवर्म द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ, इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज द कॉलमनर एपिथेलियम। क्या आप, चूंकि मैंने लिख दिया उसके ऊपर आ गया ये, तो मैं ऊपर लिख दिया, इसमें मैंने स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया। तो क्या देखिए, पढ़िए, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूं आपको। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स which contains secretory gland cells के। अब why the secretory gland cells present in the earthworm epidermis, earthworm के epidermis में secretory gland cell क्यों देखने मिलती है? क्योंकि भैया secretion होगा तो epidermis नम बनी रहेगी, moist बनी रहेगी, और नम बनी रहेगी तो gaseous exchange आसानी से हो पाएगा। यदि नमी नहीं होगी तो gaseous exchange आसानी से नहीं हो पाएगा, और जो earthworm होता है वो स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। क्लियर, समझ रहे हैं बात को? मैंने क्या कहा आपसे कि एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जिसमें कि सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स भी हमको देखने मिलती हैं। क्लियर, ठीक। देखिए आपके, हम देखते हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद हम बोलेंगे कि हमें जो है वो क्या दिखाई पड़ेगा, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद क्या देख रहे हैं आप, सर्कुलर मसल्स अब है, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, क्लियर, देख रहे हैं। और अंदर तब क्या होगा बेटा, अंदर तब होगा सबसे अंदर सीलोमिक एपिथेलियम होगा। इसमें लेवलिंग में शायद दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर अंदर सीलोमिक एपिथेलियम होगा, है ना। तो सीलोम है, तो सीलोम की आउटर बॉर्डर क्या हो गया, सीलोम का ये वाला बॉर्डर क्या हो गया, ये सीलोमिक एपिथेलियम को ये शो कर दे, शोज दी सीलोमिक एपिथेलियम अंदर वाला लेयर। ठीक है ना, क्लियर। अब एक बात हम समझ गए, हम ये बात समझ गए हैं कि बॉडी वॉल यदि हम अर्थवर्म की देखें सबसे बाहर, देखो अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं बार बार, कि मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा बार बार, क्योंकि हमें जो है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए हमें दिमाग में बेटा, क्योंकि कारण ये है कि हमको रटना नहीं पड़ के। तो देखो अभी हम यही याद करते हैं कि सबसे बाहर क्यूटिकल है जो कि नॉन सेलुलर लेयर है। क्यूटिकल से अंदर क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है वो कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है, और कॉलमनर एपिथेलियम के बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जो सिक्रेशन देती हैं और बाहर नमी को बनाए रखती हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस अंदर क्या है, सर्कुलर मसल लेयर है, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, और उसके अंदर क्या है फिर सीलोमिक एपिथेलियम है। क्लियर, याद हो गया? 2-3 बार रिकॉल कर लीजिए, क्यूटिकल, कॉलमनर सेल से बनी हुई एपिथेलियम, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर क्या हो गया बेटा, एपिडर्मिस से अंदर हो गया, क्या हो गया, अंदर हो गया सर्कुलर मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, देन दी सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसके एलिमेंट्री कैनाल की। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्ट्रेट ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक सीधा ट्यूब होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है, रन्स बिटवीन द फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। के जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो आहार नाल है अर्थवर्म का, वो पहले सेगमेंट से शुरू होता है और लास्ट सेगमेंट तक जो है वो रन करता है। मतलब अर्थवर्म के एक एंड पर होगा माउथ और एक एंड पर होगा एनस। ठीक है, ठीक। माउथ, टर्मिनल माउथ होगा, टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी, फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट। वेरी वेरी आई भूलना नहीं है। दिस इज दी, मैं बेटा ऐसा स्टार लगाता हूं यहाँ पे, क्या, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बक्कल कैविटी अर्थवर्म में कहां से कहां तक होती है। तो सेगमेंट फर्स्ट से लेकर सेगमेंट 3 तक बक्कल कैविटी होती है। आप एमसीक्यू बुक पढ़ेंगे, कोई दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, तो आपको ये आंकड़ा अलग अलग देखने मिलेगा। दिस डेटा कैन बी वेरी वेरी वेल डेटा हो सकता है, लेकिन हमको एनसीईआरटी का डेटा मानना है। क्लियर, नो डाउट, नो इफ्स, नो बट्स, जो बोल रहा हूं मान लीजिए कि मैंने क्या कहा आपसे, अर्थवर्म में माउथ टर्मिनल होगा, बक्कल कैविटी फर्स्ट से लेकर थर्ड सेगमेंट तक होगी के, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बक्कल कैविटी के बाद मस्कुलर फैरिंग्स वाला हिस्सा आएगा। क्या आएगा, विच लीड्स टू द मस्कुलर फैरिंग्स। क्लियर, ठीक। देखिए ना, अब इस हिस्से को, इस इमेज को बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हो सके तो रफ सा डायग्राम बना लीजिएगा ना, तो अच्छा होगा। करके हम क्या देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद हम देख रहे हैं फैरिंग्स, देन इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, देन उसके बाद क्या हो गया आपका गट वाला हिस्सा शुरू, इंटेस्टाइन वाला हिस्सा शुरू होता है, जो लास्ट में एनस पे जाकर वो ओपन होता है। और इंटेस्टाइन या गट वाले हिस्से के भी 3 हिस्से होते हैं, फोर गट अगला हिस्सा, मिड गट एंड दी हिंड गट होता है। ठीक है, क्लियर। ये इसका हमने एक जो है वो आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, ए नैरो ट्यूब ईसोफेगस, ए नैरो ट्यूब ईसोफेगस जो 5th से 6th 7th सेगमेंट होती है, अगेन
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने अभी बहुत सारे एमसीक्यू देखे, इसको पढ़ाने के पहले आपको मैंने कई सारे एमसीक्यूज मैंने रेफर किए, क्योंकि देखो जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूं ना तो मैं बहुत सारे एमसीक्यूज देखता हूं, मैं एग्जाम का ट्रेंड देखता हूं, पैटर्न देखता हूं, एग्जामिनर को समझने की कोशिश करता हूं। तो मैंने देखा है कि पहले के सालों में बड़े सारे क्वेश्चन पूछे गए, कई एमसीक्यू बुक में इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं इस मिनट के, और जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये है कि इस पर क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है वो आपसे सेगमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं, और ये बड़े कठिन क्वेश्चन होंगे, यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो इनका आंसर करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो ईसोफेगस कहां से कहां तक है, ईसोफेगस जो है 5th से लेकर 7th सेगमेंट तक है के। भाई ये सेगमेंट्स क्या है, एक्चुअली ये जो अर्थवॉर्म होता है उसकी पूरी बॉडी कई सेगमेंट में बटी होती है, सेगमेंटेशन देखने मिलता है, मेटामॉरिज्म हमको देखने मिलता है इसमें के। एनालिडा में तो मेटामॉरिज्म कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। तो ईसोफेगस 5th से 7th सेगमेंट तक है के, और उसके बाद कंटिन्यू इनटू द मस्कुलर गिजार्ड, और फाइनली ईसोफेगस किस कहां जाके जुड़ती है, वो मस्कुलर गिजार्ड से जाके जुड़ती है वो, ठीक है, मस्कुलर गिजार्ड के। और गिजार्ड कहां से कहां तक है बेटा, 8th से 9th सेगमेंट तक है, ये स्टार बना रहा हूं इंपॉर्टेंट बेटा के, यानी गिजार्ड कहां है, वो 8th से 9th सेगमेंट तक है, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है ना, एक जो है आप एक काम करना बेटा कि जो है एक कॉपी में, एक पेज में ऑर्गन, जो ऑर्गन बता रहा हूं वो उसका नाम और सेगमेंट क्या है वो लिख लेना, एक टेबल बना के, और सामने अपने अपने जहां पढ़ते हो वहां पे लगा लेना, ताकि 2-4 बार देखकर आपको वो याद हो जाए वो चीजें, ठीक है। अब जो मस्कुलर गिजार्ड क्या काम करता है, गिजार्ड क्या है, अरे जो हमारा स्टमक जैसे काम करता है ना, ऐसे इसमें गिजार्ड काम करता है। गिजार्ड क्या करता है, ये बेसिकली सॉइल पार्टिकल और जो अपना डिकेइंग लीफ जिसको खाता है ना, जो अर्थवर्म होता है वो ह्यूमस युक्त के ऑर्गेनिक कंटेंट वाले सॉइल पार्टिकल को खाता है, डिकेइंग सड़ी हुई पत्तियों को खाता है उठ के, और उसको ग्राइंड करने में ये हेल्प करता है गिजार्ड के। इट हेल्प इन दी ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स के। तो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, डिकेइंग लीव्स हैं, उनको ग्राइंड करने में मस्कुलर गिजार्ड जो है वो हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। देन स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट, स्टमक जो होता है इसका वो 9 से जो है वो 14 सेगमेंट तक जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है, 9 to 14 सेगमेंट। याद रखिएगा सेगमेंट में बार बार कहना उठ के, और मैं आपको डीपीपी में इस तरह के क्वेश्चन दूंगा आपको, ताकि आप बार बार उन क्वेश्चन को लगाएं और आपको जो है वो उससे प्रैक्टिस है। आप देखिएगा कि कभी कभी मैं डीपीपी में आपको जो है वो, जैसे मैंने अभी पिछले डीपीपी में आपको 75 क्वेश्चन देके, तो कई डीपीपी में मैं अभी क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देता हूं कई बार मैं क्या करता हूं, आपसे जो टेस्ट में क्वेश्चन लिया उसमें से क्वेश्चन डीपीपी के अंदर देता था कि आपको बार बार रिवाइज करने मिला के। हर बार डीपीपी में नए क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम जो है इंटेंशनली, जो अच्छे क्वेश्चन को जो टेस्ट के अंदर पूछे गए उनको भी डीपीपी में डाल देते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो सके उन चीजों का, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। जो मुझे आपको याद कराना होगा वो मैं डीपीपी के अंदर दूंगा, बूस्टर सीट के अंदर दूंगा, और आपको परफॉर्मेंस सीट के अंदर दूंगा, और सब करना है, जितना भी हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को पूरा फॉलो करना है बेटा आपको, ठीक है ना। निकलना है तो लेक्चर को सुनिए, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़िए, डीपीपी सॉल्व कीजिए, बूस्टर सीट को सॉल्व कीजिए वीकेंड में, और परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट को पढ़ना ना भूलें, ठीक है। फिर अब अर्थवर्म क्या खाता है बेटा, मैंने कहा ना, द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद द सॉइल के। यानी अर्थवर्म का भोजन क्या होता है, फूड क्या होता है, सड़ती हुई पत्तियां, डिकेइंग लीव्स होती है के, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सॉइल के अंदर मिला होता है वो अर्थवर्म का फूड होता है, ठीक है, क्लियर। आप देख सकते हैं हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमें दिखाई पड़ रहा है माउथ दिखाई पड़ रहा है कि माउथ वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द माउथ, ठीक है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझ के एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डायग्राम के अंदर छिपी है, वो ये है कि जो क्रॉप होता है, जो क्रॉप होता है दैट इज बेसिकली द पार्ट दैट टेम्परेरी स्टोर द फूड के। क्रॉप जो होता है वो हिस्सा होता है जो अर्थवर्म के अंदर टेम्परेरी तौर पे फूड को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद अगला हिस्सा होता है गिजार्ड। गिजार्ड क्या करता है, फूड को मथता है, उसकी ग्राइंडिंग करता है, मैकेनिकल डाइजेशन है। गिजार्ड क्या काम करता है, वो मैकेनिकल डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। जबकि इंटेस्टाइन में वो सभी एंजाइम रिलीज होंगे, केमिकल्स रिलीज होंगे, जिससे कि फूड को पचा सके हमके। तो इंटेस्टाइन में होता है केमिकल डाइजेशन, याद रखना, भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती है। और इनकी इंटेस्टाइन में हमें एक बड़ा अजीब हिस्सा होता है, चीजें होती है कि अर्थवर्म के इंटेस्टाइन में डॉर्सल सरफेस पर के, इसे इंटेस्टाइन है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं इंटेस्टाइन का, तो इसमें क्या होता है, जो ऊपरी डॉर्सल सरफेस में इंटेस्टाइन में हमको ऐसा जो है वो एक ऐसा अंदर की ओर एक ऐसा उभार हमको देखने मिलता है, ऐसा मिलता है, ठीक है। देखिए आपने दिखा आपको ये हिस्सा ऐसा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कहलाता है
टाइफ्लोसोल कहता है। और टाइफ्लोसोल के कारण क्या होता है कि जो अर्थवर्म है उसकी इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें कोई बिलाई या माइक्रो बिलाई हमारे जैसे तो होते नहीं है इनमें, इनमें इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, सिंपल सा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इनमें हमको एक अंदर की तरफ वलून जैसा फूला हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसको हम टाइफ्लोसोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी का इमेज हमको ध्यान से देखना है। देखिए, है ना, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, प्री टाइफ्लोसल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल सीकम, लिम्फ ग्लैंड्स, टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन जहां पे हमको टाइफ्लोसोल देखने मिलेगा, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एंड टाइफ्लोसोल। ठीक है ना, तो ये जो लेवलिंग है ना, ये बड़ी खतरनाक लेवलिंग है कि, और याद रहना चाहिए आपको के। और इसीलिए मैं जब आपकी नेक्स्ट लेक्चर जब आपको लूंगा ना, तो उसको पढ़ लेना के, मैं आपको उसको भी लेवल करने को दूंगा। और मैं जो आपको इमेज दिया था लेवल करने को भी लेक्चर के शुरुआत में, उसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकालने अपने पास रखें, तो आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो ये जो लेवलिंग है ना, इसमें आपको दिमाग जो है वो दिमाग में रखना है आपको इसको। ठीक है बेटा, है ना। चलिए, अब कुछ चीजें ऐसी जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी बेटा हमको। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2020। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैल्सिफरस ग्लैंड्स, व्हाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्सिफरस ग्लैंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म। के अर्थवर्म की एलिमेंट्री कैनाल में कैल्सिफरस ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कि याद रखिएगा, अर्थवर्म में जो कैल्सिफरस ग्लैंड होती है, दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक, ये स्टमक में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जो ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट, जो ह्यूमस के अंदर जो ह्यूमिक एसिड होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटेरियल होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक एसिड होता है, और उस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्सिफरस ग्लैंड्स हमको देखने मिलती है। और इन कैल्सिफरस ग्लैंड के सिक्रेशन से ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जिससे कि जो है वो उसके टॉक्सिक इफेक्ट से जो अर्थवर्म बच सके। ठीक है, न्यूट्रलाइज दी ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट दी ह्यूमस। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, इमेज को ध्यान से देखिए आप। कैल्सिफरस ग्लैंड दिखाई पड़ रही है जो स्टमक से जुड़ी होती है। ठीक है, दिस इज दी कैल्सिफरस ग्लैंड। ठीक, एंड intestine starts from the 15th segment onwards and continues till the last segment। के देखिए, इसका मतलब अर्थवर्म में एक्चुअल में जो देखो, एक तो पूरा माउथ से लेकर, मेरी बात ध्यान से सुना के, माउथ से लेकर एनस तक इट इज द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। केवल इंटेस्टाइन की बात करोगे, इट इज द गट। इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल को हम साइमल्टेनियसली वर्ड यूज नहीं करते हम, कि ये सिनोनिम नहीं एक दूसरे के। एलिमेंट्री कैनाल इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो है स्टमक भी और बक्कल कैविटी भी शामिल होगा के। और मतलब माउथ से लेकर एनस तक जो कुछ भी है वो एलिमेंट्री कैनाल है के। और स्टमक के बाद जो 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 हिस्सा है, जो इंटेस्टाइन जहां शुरू होता है, वो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये 15 सेगमेंट शुरू होता है। कहां गया सेगमेंट नंबर 15, यहां से ये शुरू हो रहा। ठीक है, दिस द प्री टाइफ्लोसोलर पार्ट, टाइफ्लोसोलर पार्ट, है ना। ठीक है, फिर ए पेयर ऑफ शॉर्ट और कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीकी प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट के। याद रखिए, इंटेस्टाइनल सीकम ये 26वें हिस्से से निकलते हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ इंटेस्टाइनल सीकी प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। क्या, तो 26 सेगमेंट में जो है वो इंटेस्टाइनल सीकी हमको देखने मिलते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, कॉनिकल होते हैं। ठीक है, और ये 26 सेगमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप एक बार इमेज को ध्यान देखते हैं इसकी हम। तो मैंने थोड़ा क्या किया, इमेज को मैंने इस प्रकार से बढ़ा दिया था कि आप देख सके इसको, लैंडस्केप में देख सके। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, प्री टाइफ्लोसर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल सीकम। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सीकम होता है, ऐसे इंटेस्टाइनल सीकम है के। फिर लिम्फ ग्लैंड्स हैं इसमें, टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। अब आप बोलोगे सर इंटेस्टाइनल सीकम का सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली इसके अंदर कई बड़ी मात्रा में लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं, और ये इसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक प्रकार से ये ब्लाइंड फोल्ड टाइप का होता है, जो इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट से जुड़ा होता है। तो कुछ मात्रा में इसमें फूड भी इसमें इसके अंदर डाइजेस्ट होने में रोल प्ले करता है, कुछ समय फूड यहाँ पर रुकता भी है। ठीक है,
देखिए आप ना, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, देन इंटेस्टाइन वाला हिस्सा दिख रहा है आपके, और इंटेस्टाइन वाले हिस्से को हमने क्रॉस सेक्शन काट के देखा, हमने ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन देखा हमने, तो हमें एक बलून के समान अंदर की ओर उभार दिखाई पड़ा, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला टाइफ्लोसोल कहा इसको हमने। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है अर्थवर्म की इंटेस्टाइन की। ठीक है बेटा, है ना। वेरी वेरी IMP, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट, आफ्टर 26 सेगमेंट याद रखना है, except the last 23rd and 25th segment is the presence of internal median fold of dorsal wall called the typhlosole। ठीक है ना, क्लियर। देखिए Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. जो अर्थवर्म है उसकी इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें हमको टाइफ्लोसोल देखने मिलता है, जो क्या होता है, जो बेसिकली इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल के, डॉर्सल वॉल का इंटरनल मीडियल फोल्ड होता है क्या, ठीक है, जो बलून के समान हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है, और ये 26 सेगमेंट के बाद होता है, ठीक है, लास्ट के जो 23rd से लेकर 25th सेगमेंट को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हमको ये 26 सेगमेंट से हमको ये टाइफ्लोसोल वाला हिस्सा देखने मिलता है। ठीक है, उसके पहले वाला हिस्सा क्या होता है, प्री टाइफ्लोसोल पार्ट होता है। ठीक, इससे फायदा क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन के, इससे क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है। के द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय स्मॉल राउंडेड एपर्चर कॉल्ड एनस के, और एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी हिस्सा क्या होता है, वो होता है एनस, एनस से वो ओपन होती है के। तो देखो बेटा सिंपल सा है, नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द टाइफ्लोसोल, व्हाट इज द टाइफ्लोसोल, क्वेश्चन नंबर 1 के ये IMP है। ठीक है, टाइफ्लोसोल क्या होता है, कि टाइप जो है वो टाइफ्लोसोल क्या है बेटा, इट इज द इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल के, एंड जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट है उसका गट का जो है वो डॉर्सल हिस्सा जो होता है वो अंदर के बलून के समान झुक जाता है बॉड के। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इट इज द इंटरनल मीडियल फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल, डॉर्सल जो हिस्सा, क्योंकि डॉर्सल वॉल का एक हिस्सा नीचे के झुकेगा तभी तो इंटेस्टाइन नीचे के और चला जाएगा अंदर के बलून के समान। ठीक है, तो इससे क्या बोला टाइफ्लोसोल का, इससे फायदा क्या होता है, इससे इंटेस्टाइन का जो इफेक्टिव एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्लियर। The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzyme break down complex food into smaller absorbable unit के, वही तो डाइजेशन है के, एंड जैसे जैसे फूड आगे की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे फूड का डाइजेशन होने लगेगा के। और जो सिंपलर मॉलिक्यूल है, आप देखो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच दी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू दी सिंपलर वंस के। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में हम तोड़ पाते हैं के। तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको जो है इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन से के थ्रू हम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेती है अर्थवर्म में। ठीक है, ठीक, अब आते हैं हम अर्थ, देखो ये तो बात किया हमने बात किया किसके बारे में, अर्थवर्म के, हमने जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा, हमने उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि अर्थवर्म एनिलिडा होते हैं और एनिलिडा के अंदर पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बना था, याद है आपको। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है इन दी नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स के, ब्लड को आर्टरीज और वीन के नेटवर्क में पंप किया जाता है। जो अर्थवर्म का हार्ट होता है बेसिकली वो 5 बड़ी वेसल से बना होता है, एंड बेसिकली हम कह सकते हैं कि अर्थवर्म के अंदर हमको 5 हार्ट देखने मिलते हैं, दे आर हैविंग 5 हार्ट के। और ये जो हार्ट होता है वो डॉर्सल पोजीशन में होता है, बॉडी में ऊपर डॉर्सल पोजीशन होता है, और बेसिकली इट इज द इनलार्ज डॉर्सल वेसल। हार्ट में आपको कोई अलग से ऑरिकल वेंट्रिकल देखने नहीं मिलेगा, बेसिकली दिस आर दी पल्सेटाइल वेसल्स। पल्सेटाइल वेसल होती है ब्लड को पंप करती है,
और संख्या में 5 होती हैं। तो अर्थवर्म का जो हार्ट होता है वो डॉर्सल सरफेस पे होता है और हर अर्थवर्म में 5 हमको हार्ट देखने मिलते हैं। एक्चुअली में इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल वेसल होता है, जो ब्रॉड वेसल होती है, पल्सेटाइल वेसल होती है, जो कि जो है वो धड़कती है या पल्सेटरी मूवमेंट शो करती है, कि पंप करती है ब्लड को, वैसी वेसल देखने मिलती है हमको। ठीक है, क्लियर। और पूरा ब्लड जो है वो इन नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वीन में फ्लो होता है। देखिए आप, है ना, हम देख सकते हैं इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बेसिकली दीज आर दी जो है वो ब्रॉड डॉर्सल वेसल होती है, इसको जो स्यूडो हार्ट को आती है, और ये संख्या में 5 होता है के, और यही ब्लड को पंप करता है। कोई ऑरिकल, कोई वेंट्रिकल हमें हार्ट में देखने नहीं मिलेगा। क्लियर। तो फेरिटिमा या अर्थवर्म एग्जिबिट क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड द हार्ट। क्या, तो क्लोज सर्कुलर सिस्टम होता है इसमें। ठीक है, ड्यू टू क्लोज सर्कुलर सिस्टम द ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल, के ब्लड कॉमन कैविटी या चैम्बर्स में नहीं जाएगा, ब्लड जो है पूरा सिस्टम के अंदर जो है फ्लो करेगा, एक नेटवर्क के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, के चूंकि इसमें हार्ट होता है और डॉर्सल वेसल हार्ट के समान काम करती हैं, जिसको हम एक्चुअली में स्यूडो हार्ट कह सकते हैं, और ये ब्लड को लगातार पंप करता रहता है। ठीक है, क्लियर। देखिए आप, ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें हमको लेटरल हार्ट देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और ये हार्ट जो होते हैं ये ब्लड को पंप कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, और दे आर टोटल 5 इन टोटल, संख्या में ये 5, हमें एनसीईआरटी की इमेज में 4 दिखाई पड़ रहा है, पर संख्या में ये 5 होते हैं। क्या, ठीक है, आंकड़ा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है इसका, पर दे आर 5 इन नंबर, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए ना, अर्थवर्म में हार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, और दिस इज जो है वो मेनली क्लोजर टू दी माउथ वाला हिस्सा उसके पास होता है। क्या, ठीक है, आई हैव गॉट 5 हार्ट्स टू पंप माय ब्लड। अर्थवर्म का इमेज दिखाया मैंने आपको, कि उसमें आपको हार्ट इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए दीज आर दी हार्ट के, तो ये दिख रहे हैं हमें पे, तो बकायदा हमको डॉर्सल सोलन वेसल दिखाई पड़ती है जो हार्ट ब्लड को पंप करती है। ठीक, देखिए डिस्कशन करने पर हमको 5 हार्ट इसमें दिखाई पड़ते हैं। अर्थवर्म को जब डिसेक्ट करेंगे आपको ऐसे हार्ट जो है वो दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली में इसमें दिखाया गया कि हार्ट किस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्लियर। चलिए, स्मॉल ब्लड वेसल सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। ठीक है, ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट 4th, 5th and 6th सेगमेंट के। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्या, देर आर सम ग्लैंड्स जो ब्लड को बनाने में रोल प्ले करती हैं, ब्लड को क्रिएट करती हैं, उन्हें हम ब्लड ग्लैंड्स कहते हैं। 4th, 5th और 6th सेगमेंट में हमको ये देखने मिलती है। ठीक है, ठीक, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, और याद रखिएगा इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसी सेल के अंदर नहीं होता है, बल्कि ब्लड के प्लाज्मा में घुला होता है। तो हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट बट इट इज डिसॉल्व इन दी प्लाज्मा। ठीक है, डिसॉल्व इन दी प्लाज्मा, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। फिर ब्लड सेल्स, इंटरेस्टिंग बात है, ब्लड सेल्स आर फेगोसाइटिक इन नेचर, के जो ब्लड सेल्स होती है वो फेगोसाइटिक नेचर की होती है, और इसका मतलब है कि वो अर्थवर्म को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अर्थवर्म लेक स्पेशलाइज ब्रीथिंग डिवाइसेस। अब चलिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। हमें मालूम है अर्थवर्म में कोई लंग्स नहीं होते हैं, कोई गिल्स नहीं होते हैं, इनमें कोई भी स्पेशलाइज ब्रीथिंग डिवाइसेस नहीं होती है, और ये अपना रेस्पिरेटरी एक्शन किससे करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। इसलिए इनकी बॉडी नम होना चाहिए, नमी वाली होना चाहिए, इसलिए इनकी एपिडर्मिस जो थी वो कॉलमनर सेल से बनी हुई थी, जिसमें बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट थी। याद आया। ठीक है, और ब्लड का सप्लाई भी होगा इसमें एपिडर्मिस में प्रॉपर, तभी तो गैस को अंदर ले पाएगा वो, है ना। ठीक है, देखिए ना, तो मतलब ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, CO2 को बाहर छोड़ता है, और एपिडर्मिस कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है, और उसके बीच बीच में ग्लैंडुलर सेल होती हैं जो नमी को बनाए रखते हैं, और एपिडर्मिस पर बाकायदा जो है बारीक बारीक आर्टरीज के थ्रू जो है सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है वेन्स आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू, जिससे कि जो है वो आसानी से गैस को अंदर लाया जा सके। ठीक है, देखिए आप, है ना, सब। अब ये इमेज से काफी बातें हमें क्लियर होंगी। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू द थिन स्किन ऑफ द वर्म, के अर्थवर्म की थिन स्किन से डिफ्यूजन होता है। के
ऑक्सीजन अंदर की ओर डिफ्यूज होती है, CO2 बाहर डिफ्यूज होती है। तो आप देख रहे हैं कि आपको कॉलमनर एपिथेलियल सेल दिखाई पड़ रही है जो कि 0.04 mm के आसपास की है। बीच बीच में आपको ग्लैंडुलर सेल दिखाई पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि बाकायदा ब्लड वेसल जो है वो एपिडर्मिस के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर बाकायदा सप्लाई हो रही है। देखिए आप देख रहे हैं आप इमेज के, द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब द O2 एंड कैरी इट टू द बॉडी। क्लियर? ठीक, फिर अब आते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑकर्स एज सेगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रोइडिया। अब इंटरेस्टिंग बात है कि अर्थवर्म के हर एक सेगमेंट में, बॉडी में, अर्थवर्म की बॉडी में 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं। अर्थवर्म की बॉडी में 100 से लेकर 120 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में आपको ये हिस्सा देखने मिलेगा। तो हमने क्या कहा आपसे, किसमें हमको जो है वो सेगमेंटली अरेंज, क्या लिखा है इसका मतलब कि हर सेगमेंट में ये अरेंज होते हैं, क्वाइल्ड ट्यूब होते हैं जिनको हम नेफ्रिडिया कहते हैं, सिंगुलर का नेफ्रिडियम। एक अकेले को नेफ्रिडियम बोलेंगे और कई सारे को हम नेफ्रिडिया बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि अर्थवर्म में जो नेफ्रिडिया है, वो नेफ्रिडियम है, वो हर एक सेगमेंट के अंदर हमको देखने मिलता है। ठीक है ना? क्लियर? देखिए आप, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंट्यूमेंटरी नेफ्रिडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, याद रखिएगा फॉरेस्ट ऑफ इंट्यूमेंटरी नेफ्रिडिया। बेसिकली ये जो क्लाइटेलम वाला हिस्सा होता है, जो क्लाइटेलम वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ इंट्यूमेंटरी नेफ्रिडिया ने, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, क्लाइटेलम वाले हिस्से को हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी संख्या में नेफ्रिडिया हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, देखा आपने? तो देखिए हमने कि फेरेंजियल नेफ्रिडिया, टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इंट्यूमेंटरी नेफ्रिडिया, फॉरेस्ट ऑफ इंट्यूमेंटरी नेफ्रिडिया, ठीक है, देन सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है, इसके बाद फिर हर सेप्टम में आपको नेफ्रिडिया देखने मिलेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए ये इमेज हमने पहले भी देखा हुआ था जब हम एनेलिडा पढ़ रहे तब। ठीक है ना? तो क्या देख रहे हैं कि आपको नेफ्रिडिया में पूरा सिस्टम होता है इसके अंदर के, आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ब्लैडर लाइक स्टोरेज ऑर्गन इन ऑफ नेफ्रिडियम के। तो एक नेफ्रिडियम में जो है, देखिए नेफ्रिडियम क्या करता है, ये बेसिकली जो भी अंदर एक्सक्रीटरी मेटल बनते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनको इकट्ठा करता है और उनको दो हिस्सों में, कुछ नेफ्रिडियम ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर जो है कुछ केमिकल को इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ देते हैं और जहां से वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, और कुछ सीधा स्किन से वो बाहर की ओर उसको ओपन करते हैं। तो कई बार नेफ्रिडियम जो होता है उनमें हमको एक्सटर्नल ओपनिंग भी देखने मिलती है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप नेफ्रिडिया, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट के। याद रखिए सेप्टल यानी हर सेप्टा में जो नेफ्रिडिया देखने मिलेगा आपको सेगमेंट नंबर 15 से लेके लास्ट तक होगा वर्ड के। तो प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15। ठीक है, सेगमेंट 15 से लास्ट तक आपको लगातार वो देखने मिलेंगे। ठीक है, और जिनकी ओपनिंग होगी वो 2 सेगमेंट जहां जुड़ते हैं उनके बीच में हमको ओपनिंग हुई, इंटर सेगमेंटल सेप्टा में हमको ओपनिंग इनकी होती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, फिर इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया क्या होते हैं बेटा, अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल टू सेगमेंट 3 टू लास्ट के, दैट ओपन्स इन द बॉडी सरफेस के। तो जो इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं ये सेगमेंट 3 से लेके लास्ट तक होते हैं और ये बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर ओपन होते हैं। क्या इंटीग्मेंट के थ्रू ये ओपन होते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो कि प्रेजेंट एज 3 पेयर टफ्ट के, ये जोड़े में होते हैं, टफ्ट गुच्छे के रूप में होते हैं। 3 जोड़े हमको देखने मिलते हैं इनके, 4th, 5th और 6th सेगमेंट हमको फेरेंजियल नेफ्रिडिया देखने मिलते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एनसीईआरटी में बड़े इंफेसिस देकर लिखी हुई है बेटा, और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे तो हमको मालूम है। तो याद रखिए फेरिंक्स अगला हिस्सा है, तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है कहाँ है, वो 4, 5 और 6 वाले हिस्से में प्रेजेंट है और ये पेयर टफ्ट के रूप में यानी जोड़े में होते हैं और गुच्छे के रूप में नेफ्रिडिया होता है। ठीक, और इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया जो है 3rd सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है और इंटीग्मेंट के थ्रू बाहर ओपन होता है। और जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है। ठीक है, देखिए ना, देखिए हमने क्या कहा आपसे, ये फेरेंजियल नेफ्रिडिया है, टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया देख रहे हैं हम, डक्ट दिखाई पड़ रही है, टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया देखने के, तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं 1, 2, 3 जोड़े दिखाई पड़ रहे हैं इसके। फिर ये इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया है के, और हम फॉरेस्ट ऑफ इंटीग्मेंट्री नेफ्रिडिया देख रहे हैं। और उसके बाद 15 सेगमेंट के बाद में क्या शुरू होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया शुरू होता है। ठीक है, दिस इज दी सेप्टल नेफ्रिडिया, है ना। तो ये जो लेवलिंग है बेटा, इसका लेवलिंग आपको दिमाग में रख के, अब देखो ऐसा है कि हर चीज़ लड्डू नहीं होती है, कि कुछ चीज़ें थोड़ी कठिन भी होती है। क्या, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो 2-4 बार आप इमेज को अभी आप लेवलिंग कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं चीज़ को। और देखो ऐसा है बेटा, जनरली क्या होता है कि एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है चैप्टर में, इसलिए वो इस लेवल के डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस में अभी तक नहीं पूछे, पर एम्स में एक बार लेवलिंग को आया हुआ है। ठीक है ना।
दिस डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रिडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर एक समान होता है कि नेफ्रिडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, के नेफ्रिडिया जो होते हैं बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यदि अधिक बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम होगा तो उसको बाहर एक्सक्रीट कर देंगे, कम होगा तो एक्सक्रीशन बाहर एक्सक्रीशन होने से रोक देंगे, उसको रीअब्जॉर्ब अधिक कर लेंगे के। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी मेटल उसको बाहर करने के अलावा ये मतलब बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं। मतलब यही हो गया ना कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते थे, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। And nephridium start out as a funnel that collect excess fluid from the coelomic chamber। क्या याद रखिएगा, जब एक केचुए को अर्थवर्म का प्रिक करते हो, जब एक अर्थवर्म का प्रिक करते हो ना, तो कुछ वाटरी मटेरियल बाहर निकलता दिखाई पड़ता है, बेसिकली वो सीलोमिक फ्लूइड होता है। वो क्या होता है? सीलोमिक फ्लूइड। अर्थवर्म में जो अंदर कुशन के समान जो भरा होता है वो, क्योंकि अर्थवर्म में कोई स्केलेटल तो है नहीं है, तो अर्थवर्म में बेसिकली हाइड्रोस्केलेटल होता है जो सीलोमिक फ्लूइड से बना होता है। तो क्या होता है बेटा, तो सीलोमिक फ्लूइड का वॉल्यूम अधिक होने पर जो है वो कोई दिक्कत ना हो, तो उसके उस वॉल्यूम को अधिक होने से रोकता है कौन? नेफ्रिडियम के। तो एक्सेस फ्लूइड जो सीलोमिक फ्लूइड चैम्बर में होता है उसको कलेक्ट कर लेता है और बाहर की ओर वो एक्सक्रीट करता है। ठीक है। द फनल कनेक्ट विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम व्हिच डिलीवर द वेस्टेज थ्रू ए पोर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या तो कई बार क्या होता है, जो फनल जो है वो जो नेफ्रिडियम का जो फनल होता है वो उसको उससे कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है सीलोमिक फ्लूइड को, एक्सेस को, और इसको जो है वो एक पोर के थ्रू जो है वो बॉडी वॉल के सरफेस से डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर डाल देता है। ठीक है ना। ठीक, देखिए ना, हम देख रहे हैं ये, तो ये देखिए ये बॉडी वॉल देख रहे हैं हम, ब्लड वेसल्स देख रहे हैं यहाँ पे आपके, नेफ्रिडियम थिन लूप रिएब्जॉर्ब करता सॉलिड कोट के, ब्लड लाइक स्टोरेज रीजन ऑफ नेफ्रिडियम के, फनल सीलोमिक फ्लूइड विद द वेस्टेज इंटरहेयर के, ये फनल के समान दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सटर्नल पोर होता है। ठीक है, तो ये हम एक नेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, है ना। ठीक है, अब सेप्टल नेफ्रिडिया और फरिंजियल नेफ्रिडिया में अंतर जो है वो एनसीईआरटी में जो है वो इनडायरेक्टली लिखा हो, तो अब थोड़ा हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या फर्क है सेप्टल नेफ्रिडिया में और फरिंजियल नेफ्रिडिया में? ठीक है, हालांकि ये लेवल थोड़ा सा ऊपर की ओर है, जिपमर के लेवल पर हम पहुंच चुके हैं बेटा, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का जो है वो भरोसा नहीं दिमाग का। और याद रखिए, हमेशा जब कभी हम जो है वो स्टडीज करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर इज लाइक एन एनिमी के, और एनिमी जो है वो आपके लिए कुछ भी प्लान कर सकता है क्या, तो इसलिए आपको जो है वो अपने आप को तैयार रखना होगा हमेशा, क्योंकि आप कमांडोज हैं आपके। सेप्टल नेफ्रिडिया ऑकर्स इन सेगमेंट 15 ऑनवर्ड के, सेप्टल नेफ्रिडिया सेगमेंट 15 से आगे की ओर होते हैं, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया जो है वो सेगमेंट में 4, 5 और 6 में देखने मिलते हैं। ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया जो है वो जो है हमको वो सेप्टा से अटैच होते हैं, वो सेप्टा हर खंड से सेप्टा से अटैच होते हैं, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं ये गट इंटेस्टाइन के साइड में हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर सेप्टल नेफ्रिडिया की संख्या यदि आप देखेंगे तो वो 80 to 100 पर सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट में आपको 80 से लेकर 100 आपको देखने मिलेंगे, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया जो होते हैं वो 3 जोड़े में होंगे, 3 पेयर्स में, 3 जोड़े में होंगे ये। देयर आर ओनली 3 पेयर्स ऑफ फरिंजियल नेफ्रिडिया, फरिंजियल नेफ्रिडिया केवल 3 जोड़े हमको देखने मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर रिमूव जो सेप्टल नेफ्रिडिया रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम ब्लड एंड सीलोमिक फ्लूइड के, तो जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं वो सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको वो रिमूव करते हैं। ठीक है, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया केवल और केवल ब्लड के अंदर प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्टेज को रिमूव करते हैं, मतलब ये सीलोमिक फ्लूइड के लिए काम नहीं करते फरिंजियल नेफ्रिडिया। ठीक है, लास्ट डिफरेंस देखते हैं हम, the septal nephridia, these nephridia discharge their excretory matter into the lumen of the alimentary canal। इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में वो रिलीज करते हैं, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया the duct of the nephridia of 6th segment open into the buccal cavity, while ducts of the nephridia of 4th and 5th segment जो होती हैं वो pharynx में वो ओपन होती हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब जो इंटीग्युमेंटरी नेफ्रिडिया होते हैं बेटा, वो इंटीग्युमेंट के थ्रू बाहर बॉडी वॉल से बाहर खुल जाते हैं उठ के, लेकिन ये अंदर वाले जो नेफ्रिडिया है, सेगमेंटल नेफ्रिडिया, ये एलिमेंट्री कैनाल में खुलते हैं, जबकि फरिंजियल नेफ्रिडिया होते हैं वो बक्कल कैविटी में आपको जो है बेसिकली फैरिंक्स वाले हिस्से में हमको खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको फरिंजियल नेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड के। याद रखिए,
चूंकि इन्वर्टिब्रेट्स से बेटा सबके, तो इनमें हमको वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने मिलती है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड में जहां पे नर्व का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नर्व को हम क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ नर्व जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं हमको, तो हमको सेगमेंट वाइज देखने मिलते हैं इसके। तो हमें हर सेगमेंट में बाकायदा हमें गैंग्लियन देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द गैंग्लियन अरेंज सेगमेंट वाइज, गैंग्लियन सेगमेंट वाइज अरेंज होते हैं, और ये वेंट्रल पेयर, वेंट्रल जो नर्व होती है उससे ये निकलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं इसके। और एक जगह पर हम कहते हैं कि जो है हेड वाले हिस्से में चूंकि सिफिलाइजेशन हो चुका है, अर्थवर्म में क्या होता है एक हिस्सा है चूंकि बायलेटरल सिमेट्री है तो सिफिलाइजेशन हो चुका होता है, तो वहां पे हमको जो है गैंग्लियन नर्व का एक गुच्छा दिखाई पड़ता है, इसको हम उसका ब्रेन मान सकते हैं, इसको हम इसका हम ब्रेन से कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, प्रोस्टोमेल नर्व के एक सेगमेंट हो गया आज के, पेरिस्टोमेल नर्व हो गया आज के, सेरिब्रल गैंग्लियन हो गया, कट एंड ऑफ द फायरिंग, सिंपैथेटिक नर्व, सिक्स पेयर में क्या, तो ये पूरा, तो ये हमें रटना नहीं है कि ये केवल आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं मैं कि सेगमेंट वाइज से नर्व जो है वो बटी होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द गैंग्लियंस एज इन सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड, क्या द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफर्केट laterally encircling the pharynx and join the cerebral ganglia dorsally to form the nerve ring। के जो नर्व रिंग है यही इसका ब्रेन है, दिस इज द ओनली पार्ट जो कि ब्रेन के समान हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा आपसे, जो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में एंटर रीजन में अगले सिरे में जो नर्व कॉर्ड होती है वो बाइफर्केट दो हिस्सों में बंटती है और लेटरली घूमकर जो फेरिंक्स के आसपास घूम के एक नर्व रिंग को क्रिएट करती है, और यही जो कि इसके ब्रेन के समान हम मान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, the cerebral ganglion along with the other nerve in the ring integrate sensory input as well as command muscular response to the body के, और यही cerebral ganglion जो होता है जो रिंग के फॉर्म में होता है, और वही क्या करता है कि वो पूरी बॉडी का मस्कुलर कंट्रोल मैनेज करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करता है वो, ठीक है, क्लियर। सेंसरी सिस्टम की हम बात करें तो अर्थवर्म में आईज नहीं होती हैं, दे डोंट हैव आईज के, बट दे हैव सम रिसेप्टर सेल, ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, टच को सेंस कर सकते हैं, पर इनकी आंखें नहीं होती इनके। तो क्या लिखा है इसमें, जो अर्थवर्म का सेंसरी सिस्टम देखोगे आप तो उसमें आईज नहीं होती हैं, पर ये इनमें लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन या रिसेप्टर सेल हमको देखने मिलती है। तो ये लाइट इंटेंसिटी को फील कर सकते हैं, और ये और तो ग्राउंड के अंदर जो वाइब्रेशन है, जमीन के अंदर जो वाइब्रेशन है उनको भी ये महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वर्म है स्पेशलाइज कीमो रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर विच रिएक्ट टू द केमिकल स्टिमुलेट के। तो अर्थवर्म में क्या होता है, विशेष प्रकार के कीमो रिसेप्टर भी होते हैं जिसके चलते ये केमिकल स्टिमुलस को पहचान सकते हैं और अपने फूड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जो इनमें जो कीमो रिसेप्टर हैं वो बेसिकली एक तरह के टेस्ट रिसेप्टर बोल सकते हो आप उसको, ताकि ये अपने फूड को पहचान कर उसको वो इंजेस्ट कर सकें, ठीक है। जो भी सेंस ऑर्गन इनके पास में है वो इनके केवल एंटीरियर पार्ट में देखने मिलते हैं, वर्म के वो एंटीरियर पार्ट में देखने मिलते हैं, क्योंकि एंटीरियर पार्ट में तो माउथ होता है, और जहां माउथ होगा वहीं तो उसका एडवांटेज मिलेगा, ये अपने फूड को सेंस करेंगे और उसको अंदर की ओर ले लेंगे, ठीक है। देखिए ना, हम देख रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स देख रहे हैं आप, दीज आर दी फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये सेंसर सेल्स है इसमें, और ये क्यूटिकल है और ये एपिथेलियम। तो एपिथेलियम के अंदर कुछ हमको सेंसर सेल देखने मिलती है, और ये सेंसर सेल जो होती है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, लाइट की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है, ठीक है, प्रेशर की इन्फॉर्मेशन को, वाइब्रेशन को रिसीव करती है, और फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो लाइट वो नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन को आगे सेरेब्रल गैंग्लियन को भेजा जाता है। और सेरेब्रल गैंग्लियन जो होता है वो एक नर्व रिंग के रूप में होता है, और वही जो है वो ब्रेन के समान काम करता है, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं फोटो रिसेप्टर इन अर्थवर्म के, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, सपोर्टिंग सेल्स हैं, बीच में आप देख रहे हो आपको सेंसरी सेल दिखाई पड़ रही है बड़ी गोल सी, ठीक है, जो फोटो रिसेप्टर सेल है और इससे नर्व फाइबर जुड़ा होता है, तो ऐसे ये लाइट को सेंस कर सकता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्थवर्म जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, दे आर दी बाइसेक्सुअल हार्मेफ्रोडाइट बोलते हैं इनके। देखो बेटा, हार्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म में कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। याद रखिएगा, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के, और ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है फीमेल की। टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट होंगे तो हार्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल होगा, उसके मतलब टेस्टिस एंड ओवरी प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल। देखिए आप, है ना, टेस्टिकल सैक दिखाई पड़ रहा है आपको, ओवरी भी दिखाई पड़ रही है आपको यहाँ पे, है ना, ठीक है। देयर आर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन दी 10th एंड 11th सेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट दे रखे ना बेटा, ये बड़े कंफ्यूजिंग एक्चुअली, याद रखने पड़ेंगे आपके। तो मैंने क्या कहा आपसे, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस
प्रेजेंट इन द 10th एंड 11th सेगमेंट के टेस्टिस के 2 जोड़े होते हैं, 2 पेयर होते हैं और वो 10th और 11th सेगमेंट में हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से ना, 10th और 11th सेगमेंट कहाँ गया? ये 10th सेगमेंट है, ये 11th सेगमेंट है, टेस्टिकल सेक्स देख रहे हैं आप? 10th और 11th सेगमेंट में आपको टेस्टिस जो है वो देखने मिलते हैं ना। ठीक है, फिर देयर वासा डिफरेंशिया, मतलब जो डक्ट होती है टेस्टिकल से निकलती है, स्पर्म को कैरी करती है, वासा डिफरेंशिया रन अप टू द 18th सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन विद द प्रोस्टेटिक डक्ट। क्या देखो बेटा, वासा डिफरेंशिया क्या काम करती है? वासा डिफरेंशिया टेस्टिस से जो भी स्पर्म बनते हैं, जो मेल गैमीट बनते हैं, उनको कैरी करती है और कहाँ लेके आती है? कहाँ तक लेके आती है? 18th सेगमेंट तक लेके आती है। और 18th सेगमेंट पर इसमें प्रोस्टेट होता है, इसका होता है इसके पास प्रोस्टेट भी होता है। देखिए ये है वासा डिफरेंशिया, टेस्टिकल से ओपनिंग करके, ठीक, और ये कॉमन प्रोस्टेटिक स्पर्मेटिक डक्ट के। तो वास्तव में ये क्या होता है और इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड देखने मिलती है। आप देख रहे हैं इसमें सेगमेंट नंबर 17 से लेकर से शुरू होकर 20 सेगमेंट तक जो है खत्म होती है प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो उसका डक्ट प्रोस्टेटिक डक्ट कहलाएगा। तो प्रोस्टेट का डक्ट और जो है वो वासा डिफरेंशिया जो है वासा डिफरेंशिया प्रोस्टेट के से आके जुड़ेगा यहाँ पेट के, और फिर क्या बनेगा? फिर जो है वो कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट का निर्माण होगा, बनेगा। ठीक है, जो बाहर की ओर मेल गैमेट को रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या देखा हमने कहा वासा डिफरेंशिया 18 सेगमेंट तक रन करता है और यहाँ पर वो प्रोस्टेट के डक्ट से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक। 2 pairs of accessory glands are present, 1 pair each in the 17th and the 19th segment के। हमको कुछ जो है accessory glands देखने मिलती है हमको, जो सिक्रीशन में रोल प्ले करती है, जो कि जो है वो और लिक्विड प्रोवाइड करती है ताकि जो सीमेन का प्रॉपर फॉर्मेशन हो सके। तो accessory gland देखने मिलती है जो 17 से लेकर 19 सेगमेंट तक होती है। ठीक है, और ये 2 पेयर होती हैं। ठीक है, द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट वासा डिफरेंशिया opens to the exterior by a pair of male genital pore के। याद रखिएगा, इसमें कोई मेल जेनिटल ऑर्गन बाहर निकलता है, बल्कि पोर होते हैं, सरफेस से पोर बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये कि यदि 2 अर्थवर्म कॉपुलेशन करेंगे तो वो अपने मेल पोर फीमेल पोर के ठीक अपोजिट आएगा और इस प्रकार वो सीमेन को ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हमने कहा यहाँ पे कि इसमें जो प्रोस्टेट का डक्ट है और जो वासा डिफरेंशिया या स्पर्मेटिड कॉर्ड है, दोनों आपस में जो है वो जुड़कर कहाँ ओपन होते हैं बेटा? ये ओपन होते हैं मेल जेनिटल पोर के थ्रू, ये ओपन होते हैं। और वो कहाँ होता है? वो 18 सेगमेंट होता है। कहाँ होता है ये? दिस इज द प्रेजेंट द 18 सेगमेंट, यहाँ होता है। कहाँ होता है? 18 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? ठीक है, और वेंट्रोलेटरल साइड के नीचे की तरफ साइड में ये ओपन होता है, वेंट्रोलेटरल साइड में। ठीक है, फिर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथी आर लोकेटेड एट 6 to 9 सेगमेंट, 1 पेयर इन द ईच सेगमेंट के। तो क्या कहा मैंने आपसे? कहा यहाँ पे कि जो है वो स्पर्मेथी 4 1 2 3 4 के 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथी जो है वो एक पॉकेट्स के समान होते हैं बेटा यहाँ पे। तो इसके अंदर जो है मैंने क्या कहा आपसे कि जो है वो बेसिकली दे आर हैविंग द रिजर्व सेल फॉर द मेल गैमेट प्रोडक्शन के। तो इनमें 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथी होते हैं जो 6 से लेकर 9 सेगमेंट तक हमको देखने मिलते हैं, 1 पेयर इन दी ईच सेगमेंट। ठीक है ना? ठीक, द रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान ये स्पर्मेटोजोआ को रिसीव भी करते हैं और इसको स्टोर भी करते हैं। तो बेसिकली इट्स दे आर हैविंग द सेल्स टू फॉर दी जो स्टोरेज करें, जब रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करना होगा तो ये वो काम करेंगे, रिसीव भी करेंगे उसको ये और उसको ये स्टोर भी करेंगे। के तो फंक्शन बेटा याद रखिएगा आपके कि 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथी जो है वो क्या काम करते हैं? ये जो है वो 6th पेयर पे होगा, 7th पे होगा, 8th पे होगा, 9th पे होगा। के बहुत बोर है मुझे मालूम है, लेकिन अटेंशन देना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो हम क्या लगेगा हमें कि हम जो है वो सहूलियत नहीं ढूंढ सकते आप हर जगह पे। यू कैन नॉट फाइंड एवरीवेयर कि आपको हर जगह पे सहूलियत मिले। कुछ जगह पे ऐसा जहां पे आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं ना हमेशा आपसे, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है बेटा। इसलिए बिल्कुल अपने आप को अलर्ट रखना है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ये जो हिस्सा है ना, 90% स्टूडेंट इस हिस्से को छोड़ देते, नहीं पढ़ते हैं। 90% स्टूडेंट के, और जो बचे 10% है उसमें से 5-7% जो है पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रख पाते उसको के। अब रिमेनिंग 5% जो है वही कॉम्पीट कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा आपसे कि स्पर्मेथी जो है वो 6 से लेकर 9 सेगमेंट तक जोड़े में होते हैं और ये स्पर्मेटोजोआ को रिसीव भी करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं कॉपुलेशन। ठीक है, देखिए अब ये है, हम ये अर्थवर्म में कॉपुलेशन होता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं अर्थवर्म में कॉपुलेशन होता हुआ। याद रखिए इसके पास
मेल और फीमेल और सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है के, मतलब इसके पास में जो है वो फीमेल और मेल पर टेस्टिस भी है, ओवरी भी, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरे आर्थोम से कॉपुलेट करता है, और चूंकि एक का मेल गैमेट दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरे का मेल गैमेट पहले के पास आएगा, ठीक है ना। वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट। कहां पर? 12th एंड 13th सेगमेंट पर एक जोड़ा ओवरी युग के पाया जाता है, ठीक है। ओवेरियन फनल आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज, ओवरी से के नीचे ओवेरियन फनल होता है, which continue to into oviduct joined together and open to the ventral side as a single medial female genital pore or the 14th segment। क्या याद रखिएगा, वेरी वेरी, मतलब जो ओवरी है अर्थवर्म में वो 12th से लेके 12th पैर जो है वो एक जो है वो 12th और 13th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है, यानी मैंने आपसे कहा कि ये 12th पैर, ये 12th सेगमेंट है, ये 12th सेगमेंट है, और ये 13th सेगमेंट के, तो इसके बीच में मैंने कहा यहाँ दिस इज दी पोजीशन, यहाँ पर ओवरी देखने को मिलेगी। तो एक जोड़ा ओवरी हमको इंटर सेगमेंटल सेप्टम जो 12th और 13th सेगमेंट के बीच में जो सेप्टा होता है वहां देखने मिलेगी। उसके नीचे ओवेरियन फनल होगी, ओवेरियन फनल जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होगी ओविडक्ट के रूप में, और कहां पर ओपन होगी? वो 14th सेगमेंट पर ओपन होगी, और जहां पर वो ओपन होगी उसे हम फीमेल जेनिटल पोर बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? फीमेल जेनिटल पोर कहेंगे उसको हम। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक। ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म ऑकर बिटवीन द टू वर्म ड्यूरिंग मैटिंग। मैं भी हमने तस्वीर देखा, यानी एक वर्म दूसरे वर्म को अपना मेल गैमेट देगा और दूसरे वाले से रिसीव कर लेगा, यानी क्या होगा? दो वर्म जब कॉपरेट करेंगे ना बेटा, तो अपने पोर को मैच करेंगे बोल के, और एक का मेल गैमेट दूसरे के पास चला गया, दूसरे का मेल गैमेट पहले वाले के पास आ गया, ठीक है। वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट juxtaposing opposite gonadal opening exchanging पैकेट्स ऑफ स्पर्म कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर के। याद रखिए, अब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक स्पर्म रिलीज होता है, इसमें क्या होता है? स्पर्म के पूरे पैकेट, स्पर्म जो है पैकेट, स्पर्म जो होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है, तो पूरा का पूरा एक बार में स्पर्म का पूरा पैकेट जो दूसरे के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्म अपने पोर को मैच करते हैं, यानी एक का मेल पोर दूसरे के फीमेल पोर के सामने आना चाहिए, ठीक है, और जैसे ही वो पोर मैच करेंगे तो पहले वाले का अपना आप से उसका मेल पोर फीमेल पोर के सामने जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसको मैच करते हैं, और जो है वो अपने स्पर्म के पैकेट्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म के पैकेट्स को हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर? मैच्योर स्पर्म एंड एग सेल एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपॉजिटेड इन कोकून्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ द क्लाइटेलम। मैंने आपसे कहा क्लाइटेलम कोकून के समान काम करता है, कोकून को रिलीज करता है, तो हम क्या बोलते हैं? हमने कहा कि जो मैच्योर स्पर्म है, एग सेल है और न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ये कोकून के रूप में जमा आता है। कहां पर? जो क्लाइटेलम की जो ग्लैंड सेल होती है वो एक कवर को रिलीज करती है, जिसके अंदर ये चीजें इकट्ठी आती हैं, ठीक है, कोकून बनाता है वो एक तरह का, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑकर्स विद इन दी कोकून विच आर डिपॉजिटेड इन दी सॉइल। अब देखिए क्या होता है, जो क्लाइटेलम है उसने क्या किया? इसको स्टोर किया और सीक्रेशन दिया, यहाँ पे कोकून बना, और कोकून को फाइनली वर्म ने बाहर की ओर रिलीज कर दिया। एक बैंड के फॉर्म में वो रिलीज होगा। इसे मान लो मैं ये रिंग को उतार दूं, जैसे ये बना और उसके बाद मैंने इस रिंग को उतार दिया, इस रिंग को मैंने उतार दिया मैंने, दिस इज दी कोकून, इसको रिलीज कर दिया। अब अर्थवर्म के पास क्लाइटेलम ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा कोकून क्रिएट कर लेगा ये रिप्रोडक्शन के समय, ठीक है। The ova or eggs are fertilized by the sperm cell within the cocoon। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये कि बॉडी के अंदर, यानी जो अर्थवर्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नॉर्मली नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो कोकून के अंदर एग भी प्रेजेंट है, वहां स्पर्म भी प्रेजेंट है और न्यूट्रिटिव फ्लूइड भी प्रेजेंट है। क्या लिखा है? The ova is fertilized by the sperm cell within the cocoon, which then slip off the worm and deposited in on the soil। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ और वर्म की बॉडी से वो स्लिप हो गया है, देखिए, है ना, मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये कोकून, दिस इज दी कोकून, ठीक है ना? क्लियर? अरे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं टाइम सोच के। मैंने आपसे कहा मेरा पेंसिल में कैप है, दिस इज ऑल्सो लाइक क्लाइटेलम में एक बार हो गया, कोकून को बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है ना। द कोकून होल्ड द वर्म एम्ब्रियो, कोकून के अंदर वर्म का एम्ब्रियो रहता है, अर्थवर्म का एम्ब्रियो रहता है, ठीक है ना। आफ्टर अबाउट 3 वीक, 3 वीक के बाद ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 बेबी वर्म विथ एन एवरेज ऑफ 4 के। 3 वीक के बाद हर एक कोकून से 2 से लेके 20 तक जो है वो अर्थवर्म निकल सकते हैं, और यदि ऑन एन एवरेज कहा जाए तो कम से कम 4 वर्म तो निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं उससे, ठीक है। क्लियर?
डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, इसमें कोई लार्वा नहीं बनता, सीधा अर्थवर्म जो है वो रिलीज होता है इसमें, ठीक है। अर्थवर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, बिकॉज दे मेक burrows इन द सॉइल एंड मेक इट पोरस विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट के। तो जैसे होता है ना कि आप कभी खेती करते हैं तो हम जब बगीचा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को पलटते हैं। क्यों पलटते हैं? ताकि मिट्टी के अंदर हवा चला जाए, मिट्टी के अंदर पोरोसिटी बढ़ जाए, वाटर प्रॉपर जा सके, पौधे को बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके। जड़ों को जब आप मिट्टी पलटते हो तो क्या होता है कि वहाँ पे जो सॉइल के अंदर भी एयर जाता है, तो उसी एयर से तो रूट्स जो है रेस्पायर करती है, ठीक है। तो क्या होता है, अर्थवर्म जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी में बारी बारी छेद करते हैं और इससे मिट्टी को ये पोरस बनाते हैं और इससे क्या होता है कि रूट्स अच्छे से रेस्पायर कर पाती है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। वेरी वेरी IMP। क्या तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग बेटा? वर्मी कंपोस्टिंग होता है कि हमें यदि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, हमें बगीचे के अंदर हमको मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है, तो हमने केचुए का इस्तेमाल किया। हमने ऐसी मिट्टी लेके आए इसके अंदर केचुए प्रेजेंट थे, तो इसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी बाय सॉइल बाय द ऑफ द सॉइल बाय द अर्थवर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है ना, याद रखिए। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं, अर्थवर्म का इस्तेमाल किसमें करते हैं? मछली पकड़ने का जो होता है ना, जो इक्विपमेंट के जिससे मछली पकड़ते हैं। एक तो मछली जाल से पकड़ते हैं कि जाल डाला मछली पकड़ ली के, एक होता है कि जो लोग फिशिंग करते हैं तो वो एक प्रकार का तार होता है, तार को में एक हुक लगा होता है और उस हुक को पानी में डालते हैं और फिश को पकड़ते हैं। तो उस हुक में क्या करते हैं, वो अर्थवर्म को फंसा देते हैं। तो अर्थवर्म जो है वो फिश के लिए डेलिकेसी है। अर्थवर्म जो है फिश के लिए एक बड़ा फेवरेट फूड है के। तो अर्थवर्म को देख के फिश वहां आती है और फंस जाती है, ठीक है ना। देखिए आप है ना, तो किसे हम देखा, हमने एक तस्वीर दिखाई पड़ रहा है कि हमने क्या किया, अर्थवर्म को लगाया हुआ है और अर्थवर्म के चक्कर में फिश जो है वो जैसे खाने को आई तो उसके मुंह में हुक फंस गया और हमने फिश को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये फिशिंग में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर अर्थवर्म जो है वो खत्म होता है हमारा पूरा, ठीक है। तो मतलब ये है कि पिछले लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी देखा था, आज हमने जो है वो पूरा एनाटॉमी देखा और अर्थवर्म को खत्म कर दिया, ठीक है। 2 लेक्चर लगे इसके ऊपर, लेकिन वही बात है बेटा कि दिस इज दी पूरे बायोलॉजी में दिस इज दी पोर्शन जहां पे इंफॉर्मेटिव पार्ट काफी ज्यादा है, याद रखना आपको, ठीक है ना। और इसीलिए जब मैं आपको एनिलिडा पढ़ा रहा था तो आप में से कई सारे कमांडोज ने कहा था कि सर एनिलिडा के क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत सारे क्वेश्चन अर्थवर्म के रखे हैं। अब आप उन क्वेश्चन को उठाकर देखो, सारे क्वेश्चन आपसे एनिलिडा के बन जाएंगे। अर्थवर्म का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, क्लियर। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.